नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नगेन जांगेर स्वागत करता हूं आपका। देखिए, हम जो अवस्थी क्लासेस में L1 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 11th नंबर का टेस्ट का आज इंग्लिश वाले पार्ट का मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो उसमें केवल इंग्लिश के 9 क्वेश्चन आते हैं, तो हम हर क्वेश्चन का 1 बाई 1 सॉल्यूशन देखेंगे और ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है और हम उसको कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और उससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है आप इसको एक बार पढ़िए। आई सेव Rs 5,000 a month. I started in January, so by the end of the year I dot dot Rs 16,000. ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है आई सेव, ये आपको हैबिट बता रहा है कि आप 5,000 रुपीज पर मंथ बताते हैं। ये आपकी हैबिट का पार्ट है। आप रेगुलर एक्शन दिखा रहा है कि आप हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं। आई स्टार्टेड इन जनवरी, और मैंने ऐसा करना जनवरी में प्रारंभ किया था। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर आई डॉट डॉट Rs 16,000, 60,000 रुपये हिंदी में आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये फ्रेज है बाय द एंड ऑफ द ईयर, है ना, आप जानते हैं कि देखिए ये जो बाय द एंड ऑफ द ईयर वाला जो कंसेप्ट है ये हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज करते हैं, टेंस में यूज करते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसकी पहचान अगर आपको ढूंढनी है तो इसके कुछ टाइम मार्कर्स होते हैं ना। देखिए मैं आपको टाइम मार्कर्स बताता हूं। टाइम मार्कर्स कौन कौन से होते हैं फ्यूचर टेंस के, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बाई प्लस टाइम यूज कर सकते हो, या आप फ्यूचर टाइम भी बोल सकते हो। बाई प्लस टाइम दे रखा हो। दूसरा आप बाई देन दे रखा हो, या बाई द मोमेंट दे रखा हो, बाई द मोमेंट। यदि इनमें से कोई दे रखा हो ईटीसी, तो आप वहां सामान्यतः फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर जो ये दिया हुआ है, इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का है। मतलब एक्शन जो होगा, समथिंग विल बी कंप्लीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, है ना। फ्यूचर में किसी समय ऐसा हो जाएगा, है ना, कोई काम फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम मार्कर्स है ना, बाई प्लस टाइम, बाई के साथ या तो टाइम दे रखा हो, या फ्यूचर टाइम दे रखा हो, या बाई देन दे रखा हो, है ना, या फिर बाई द मोमेंट कहीं दिया हुआ है, तो आप वहां पर सामान्यतः फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आई सेव्ड होगा नहीं यहाँ पे, ये तो गलत है। हैड सेव्ड का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ईयर जो ये टाइम मार्कर है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा है ना। तो ये हैव सेव्ड नहीं होगा। जो इसका आंसर हो जाएगा या तो विल, सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आई के साथ क्या होता है, इन ट्रेडिशनल ग्रामर वी जनरली यूज shall with I और B, है ना। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या कहती है, ट्रेडिशनल ग्रामर सेज दैट वी मस्ट यूज आइदर shall, सॉरी आइदर shall और will with I, है ना। हम सॉरी ट्रेडिशनल ग्रामर ये कहती है कि I के साथ और B के साथ हमें क्या यूज करना चाहिए, shall यूज करना चाहिए। बट इन मॉडर्न ग्रामर यू कैन यूज बोथ shall एंड will विथ I और B। आई बी का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। आप मॉडर्न ग्रामर में या तो बिल का यूज कर सकते हैं या सेल का, दोनों ही इक्वली रूप से सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर अगर आप रेन एंड मार्टिन की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आई और बी के साथ, ये फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, आई बी के साथ यूज करते हैं शेल का। ग्रामर सेज दैट, है ना, ग्रामर ऐसा कहती है कि हमें आई बी के साथ सेल का यूज करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न ग्रामर, वी कैन यूज आइदर विल और शेल विद द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट जो होते हैं आई और बी के साथ हम इक्वली समान रूप से बिल या सेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए एग्जामिनर ने क्या किया है, बिल और सेल दोनों दिए हैं, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल और शेल, है ना। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट था ये था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है कि देखिए इसमें आप पढ़िए एक बार, आई सेव Rs 5,000 a month, मैं प्रति महीने या पर महीने 5,000 रुपए बचाता हूं। आई स्टार्टेड इन जनवरी, और मैंने ऐसा करना जनवरी में शुरू किया था, है ना। यू स्टार्टेड इट जनवरी, जनवरी का मतलब आपने जनवरी के मंथ में किया। सो इसलिए बाय द एंड ऑफ द ईयर आई डॉट डॉट Rs 16,000, इसलिए इस महीने के अंत तक
मैं 60,000 रुपए बचा चुका हूँ, है ना। तो आप कहेंगे कि बचा चुका हूँगा, ऐसा कर चुका हूँगा, तो बाई प्लस टाइम कहीं आएगा तो आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, बाई देन हो सकता है, बाई द मोमेंट हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और बिल सेल दोनों आ सकते हैं मॉडर्न ग्रामर में। तो आप जो भी आपको मिले, बिल मिले या सेल मिले, तो आई के साथ दोनों ही सही है, बी के साथ भी दोनों सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिए, चेंज वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना। जो सेंटेंस दिया गया है उसका वॉइस आपको चेंज करना है ना। आप देखिए, आज की तारीख में क्या होता है कि एग्जाम में he never asks us, the examiner never asks us that you have to change the given sentence active into passive or passive into active. He asks you that you have to change the voice of the given sentence. voice दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो जनरली तीन होते हैं ना। देखो, हम तीन आपको इसलिए नहीं पढ़ाते, कम समझ में आते हैं L1 वाले बच्चों को, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ क्लास में। देखो, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस, और तीसरा होता है मिडिल वॉइस, है ना। जिसका स्ट्रक्चर तो मतलब एक्टिव का होता है, लेकिन मीनिंग किसकी देता है, वो पैसिव की देता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वॉइस पूछ रहा है। अब आपको फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कि दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, यू कैन इजीली चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, है ना। यदि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो आप आसानी से इसको पैसिव में बदल सकते हैं। और इफ द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव ऑलरेडी, तो यू हैव टू चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस, है ना। आपको उसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो फर्स्ट अपन को देखना है कि ये सेंटेंस जो दिया गया है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो आप इजीली पहचान सकते हैं। देखो, यहाँ पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया योर बिहेवियर, है ना। ये एक्सिलरी वर्ब हो गई, ये एडवर्ब दे रखी है, और ये मेन वर्ब हो गई। तो पूरी की पूरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई जिसको अपन एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और ये मेन वर्ब हो गई, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यदि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, इफ देर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट विल बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया है, मी, है ना, ठीक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब कैसे पहचाने, हाउ कैन यू फाइंड आउट वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैंने आपको दो तीन पहचान बताई हैं कि यदि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द if the subject of the sentence is doer, इस डुअर और सब्जेक्ट, है ना। यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डुअर भी है और सब्जेक्ट भी है ना, आप कह सकते हो उसको ना, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज फंक्शनिंग लाइक अ डुअर और सब्जेक्ट, है ना। किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, यदि वो डुअर भी है और सब्जेक्ट भी है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। दूसरी बात, अगर आप तो पढ़ेंगे, देखो, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिस्ड मी, है ना। आपका व्यवहार मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया, उसने आश्चर्यचकित कर दिया, है ना। तो आपका व्यवहार, है ना, आपके व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। तो आपका जो बिहेवियर है वो सेंटेंस का डुअर भी है। डुअर का मतलब होता है समथिंग विच इज फंक्शनिंग, है ना, या कोई समवन हु इज डूइंग सम वर्क, है ना। जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम इज वर्किंग, है ना, राम डूइंग सम फंक्शन हियर, कोई कोई ना काम कर रहा है, ही इज डूइंग सम एक्शन, है ना, एक्शन को कर रहा है ना। तो एक्शन को करने वाला या फंक्शन को करने वाला कोई काम कर रहा है, वो ऐसा है ना। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा या डुअर है। देखो, यहाँ पे डुअर और सब्जेक्ट एक ही है। तो आप देखेंगे योर बिहेवियर, तो योर बिहेवियर यहाँ पे क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस पैसिव में कब होता है, आपको इसकी भी दो पहचान मैंने बताई है। यदि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, if the subject of the sentence is affected or recipient, ओके। यदि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित है, या रिसिपिएंट है, ऐसे कुछ प्राप्त हो रहा है ना, तो वो सेंटेंस जो होता है वो पैसिव में होता है। अफेक्टेड कैसे होगा, देखो, अफेक्टेड का मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। देखिए, अब अफेक्टेड के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे मैंने कहा, राम किल्ड अ स्नेक,
यू लुक एट दिस सेंटेंस, है ना, आई हैव रिटन अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड एंड यू हैव टू लुक एट दिस सेंटेंस, है ना, आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, देखना है। देखिए इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम और वर्ब है किल्ड और अ स्नेक इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट एंड डूअर ऑफ दिस सेंटेंस इज राम, है ना, राम इज डूइंग सम एक्शन, है ना, एक्शन को करने वाला कौन है, राम है, राम ही सांप को मार रहा है, ये तो वर्ब है और ये एक्शन को दिखा रही है ना, तो राम जो है वो सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है और डूअर है, और स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अफेक्टेड मर कौन रहा है, स्नेक मर रहा है, तो ये जो सेंटेंस का जो क्या नाम है, सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है स्नेक, ये मारा जा रहा है। अब इसको देखो अगर आप पैसे में चेंज करेंगे, इसको मैं आपको पैसे में चेंज करके बताता हूँ, स्नेक वॉज किल्ड बाय राम। देखिए आई हैव चेंज दिस सेंटेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, है ना, मैंने इसको पैसिव में चेंज कर दिया। अब आप देखिए इस सेंटेंस का जो ये सब्जेक्ट है ना, अब ये स्नेक जो है वो सब्जेक्ट तो है, आपको पता लग रहा है सब्जेक्ट है ना, लेकिन अफेक्टेड है ना, अफेक्टेड है, अफेक्टेड कैसे, इसको मारा गया है, किसके द्वारा मारा गया है, ये अफेक्टेड है ना, रिसीव तो कुछ कर नहीं रहा, अफेक्टेड है। तो और ये आप देख रहे हैं वर्ब फ्रेज हो गई है पैसिव में, देखो बी के बाद, है ना, आप जानते हैं बी वर्ब के बाद बी कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि कहीं आ जाती है तो वो सामान्यतः पैसिव वॉइस में होता है, तो बी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब प्लस बी, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए ना, तो देखो बी वर्ब कौन कौन सी होती है, मैंने भी आपको अच्छे से समझाया, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस की हैं, वॉज, और दूसरी होती है वर, है ना, एक होती है बी, ये बीइंग, और एक होती है बीन, है ना, ये सारी बी वर्ब होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, है ना, these all these all are the types of बी वर्ब, है ना, और बी इज द मोस्ट रेगुलर वर्ब अमॉन्ग द इंग्लिश वर्ब्स, है ना, सारी की सारी इंग्लिश वर्ब्स में सबसे ज्यादा फॉर्म किसकी होती है, बी वर्ब की होती है, और इरेगुलर होती है, रेगुलर का मतलब अ वर्ब दैट डजंट टेक डी और ईडी इन इट्स पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसके पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डी अथवा ईडी का प्रयोग नहीं होता है, वो कैसी होती है, इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, ये है, तो देखो वॉज के बाद अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, तो आप ये भी पहचान सकते हैं पैसिव में। अब यहाँ पे इस पैसिव वॉइस में आप देखेंगे वाई राम, राम यहाँ पे अभी भी डूअर है ना, सांप को किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया, है ना, तो आप इजीली पहचान लेंगे कि एक्टिव वॉइस का है। अब देखो इसको चेंज कैसे करेंगे, हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आप सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इसका आई बनेगा, है ना, तो देखो ग्रेटली स्टार्टिंग में आएगा नहीं, पहले वाला आप क्रॉस करिए, है ना, उसको लाएंगे आई, है ना, और सेंटेंस में दिया हैज, ओके, तो आई के साथ हैव आएगा, ओके, आई हैव बीन ग्रेटली, यहां तक ठीक है, एस्टोनिश की थर्ड फॉर्म होती है एस्टोनिस्ट, ओके, एट योर बिहेवियर, ओके, यहां तक पहले ये वाला अभी तक ठीक है, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनेट, एस्टोनिस्ट फ्रॉम, ये फ्रॉम नहीं आता एस्टोनिस्ट के साथ, है ना, ये गलत हो गया, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिस्ट फ्रॉम, ये भी गलत है, और दो बार तीन तीन आ गया है ना, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिस्ट, ये भी गलत है। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने कुछ फिक्स वर्ब्स आपको बताई इंग्लिश में जिनके साथ दे टेक फिक्स प्रपोजिशंस, इफ यू आर गोइंग टू यूज दोज वर्ब्स इन पैसिव वॉइस, दे टेक अ फिक्स प्रपोजिशन आफ्टर देम, दे टेक फिक्स प्रपोजिशन कैसे लेती हैं, एस्टोनिश एट होता है, फिक्स है, तो एस्टोनिश के साथ एट लगाएगा, मैं कुछ वर्ब्स आपको लिख देता हूं ना, एस्टोनिश एट होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, एस्टोनिश एट होता है ना, सेटिस्फाइड विथ होता है ना, और नॉन टू होता है ना, कवर्ड विथ होता है, फिल्ड विथ होता है ना, और क्या नाम है, कुछ वर्ब्स और मैं आपको बता दूंगा, जैसे एनगल्फ विथ होता है, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन का अपन यूज करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज देम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, है ना, तो आई राइट सम वर्ब्स हियर, तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ वर्ब्स हैं, देखिए जैसे एस्टोनिश एट होता है, जब आप इन वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या क्या आता है, देखिए आप एस्टोनिश के साथ एस्टोनिश,
जब आप इसको पैसिव में यूज करेंगे तो एस्टोनिस्ट के साथ एट यूज करते हैं, फिक्स है ना, पैसिव वॉइस में एस्टोनिस्ट एट होता है। और मैं बताता हूँ नॉन के साथ आप टू यूज करते हैं, नॉन टू है ना, नॉन के साथ टू आता है। सेटिस्फाइड विद होता है, सेटिस्फाइड विद होता है ना, सेटिस्फाइड के साथ आप पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, विद प्रपोजिशन। देखिए नेक्स्ट, कवर्ड के साथ विद लगाते हैं, कवर्ड विद होता है, ठीक है। और एक होता है फिल्ड विद, फिल्ड के साथ आप क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आप ध्यान से सुनिए। पैसिव वॉइस में जब आप इन वर्ब के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो एस्टोनिस के साथ एट लगता है, फिक्स प्रपोजिशन है ना, फिक्स प्रपोजिशन इनके साथ लगते हैं। नॉन के साथ टू आता है, सेटिस्फाइड के साथ विद आता है ना, कवर्ड के साथ विद आता है ना, फिल्ड के साथ विद आता है। एक होता है एनगल्ड, एनगल्ड, एनगल्ड विद होता है ना, एनगल्ड के साथ क्या होता है, ऑब्लाइज टू होता है, ऑब्लाइज टू, ऑब्लाइज के साथ क्या आता है ना, जैसे ही ऑब्लाइज्ड मी तो आई वाज ऑब्लाइज्ड टू, है ना, him। तो ऑब्लाइज्ड के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इन वर्ब्स के साथ कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में, दे टेक फिक्स्ड prepositions with them when you change them active into passive voice। जब आप इन वर्ब्स को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो ये अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला सेंटेंस है वो उसका आंसर है। थर्ड देखिए, द प्रिस्ट सेड मे गॉड पार्डन सिनर, है ना। तो ये आप जानते हैं कि ये नरेशन है ना, और ये जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखो, द प्रिस्ट सेड, है ना, आप जानते हैं कि जब अपन ये जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव है ना, ऑप्टेटिव में क्या होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को मीनिंग के अनुसार बदलते हैं। मीनिंग के अनुसार किस किस में बदल सकते हैं, देखो यदि कहीं पे रिपोर्टिंग वर्ब जो दे रखी है वो सेड दे रखी है ना, सेड को अपन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग किस में चेंज कर सकते हैं, है ना, ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं, ब्लेस्ड, है ना, ट्रस्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन उसको ट्रेड में चेंज कर सकते हैं, है ना, बिस्ट में चेंज कर सकते हैं, है ना। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो प्रे के साथ फोर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। प्रेड फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्रेड फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो अपन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो प्रे वर्ब के बाद प्रेड फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो इट डजंट टेक एनी प्रपोजिशन आफ्टर इट, है ना, यू कैन सिंपली यूज इट, ओके ना, यू कैन सिंपली यूज इट। प्रेड का प्रेड हो सकता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये पूरी की पूरी रिपोर्टिंग क्लोज होती है, लेकिन इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं ना। जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला इधर वाला पार्ट है, और उसमें जो वर्ब है यहाँ पे, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है ना। तो देखो आप इधर वाले सेंटेंस को पहचान सकते हैं, ऑप्टेटिव है, मे से शुरू हो रहा है ना, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद है। तो प्रेड जो वर्ब है, प्रेड के बाद फोर प्रपोजिशन आप लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट है तो, है ना, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेड का प्रेड ही रहेगा। अब इसको देखिए आप, द प्रिस्ट सेड मेक गॉड पार्डन सिनर, है ना। अब कि जो प्रिस्ट है, पुजारी है, या आप इसको पादरी बोल सकते हो, की बात है ना, मे गॉड पार्डन सिनर, है ना, वो कह रहे हैं कि भगवान पापियों को क्या कर दे, माफ कर दे। मे गॉड पार्डन सिनर, सिनर का मतलब होता है समवन हु हैज कमिटेड अ क्राइम, उसने कोई अपराध कर दिया है या कुछ और ऐसा कर दिया है उसको, तो भगवान पापियों को माफ करे ना। पार्डन का मतलब क्षमा करना है ना। तो आप इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए द प्रिस्ट सैड, अब सैड को सैड नहीं रखेंगे अपन, है ना, अपन अभी देखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दे रखा है, तो उसको अपन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन इन इन्वर्टेड कॉमास, ये वाला जो पार्ट है इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं ना। आपको जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस का टाइप दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करते हैं ना। आप जानते हैं इतना तो, ये ब्लेस्ड है, ठीक है। ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसको अकॉर्डिंग टू द सेंस, ब्लेस्ड में, कस्ट में, अगर शराब दे रहे हो तो कस्ट में हो जाएगा, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तो ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा, और प्रेड के प्रेड में हो जाएगा, कहीं आप प्रार्थना कर रहे हैं, विस्ट ऐसी कोई कामना कर रहे हैं ना। तो आप देखिए इसमें तो वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से, तो आप क्या करेंगे, द प्रिस्ट प्रेड दैट, है ना, प्रिस्ट ने ये प्रार्थना की, दैट। अब ये गॉड जो है ना, ये अब इसको क्या करेंगे, एक आपको एक ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे सेंटेंस है वो किसी भी टाइप का दिया गया है ना, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रिलेशन में बनाते समय या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, यू हैव टू चेंज ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन इन डायरेक्ट स्पीच इनटू
डेक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, उसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस में बदलना है। अब कैसे बनाएंगे डेक्लेरेटिव सेंटेंस? सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब लिखेंगे, फिर सारी चीजें करते हैं। द प्रिस्ट प्रेड, यहां तक ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेड का प्रेड रहेगा। दैट लगाते हैं, आप जानते हैं कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, है ना। गॉड का ये वाला कैपिटल रहेगा गॉड, है ना। अब देखिए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है ना। मे, तो मे माइट में चेंज होगा, तो इसलिए वाला देखो ये तो बिल्कुल गलत हो गया पहले वाला, है ना। अब यहां तक ये ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां भी ठीक है, लेकिन मे तो माइट में चेंज होता है, बुड में थोड़ा ना होता है। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, है ना, ये वाला भी गलत हो गया। लेट्स कम टू द थर्ड वन, है ना। द प्रिस्ट प्रेड दैट गॉड, इट्स ओके, यहां तक ठीक है। मे का माइट हो जाएगा पार्डन दैट सिनर, है ना। दिस का क्या हो जाएगा? दैट, है ना, ये ठीक है यहां तक। और ये जो बिल है ये तो रहेगा नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ओके, आप इजीली इजीली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड आउट ऑन दैट मे विल बी चेंज इनटू माइट because the reporting verb is in past tense, है ना। I have made you write down this rule that if the reporting verb is in past tense, the tense of direct speech will be changed, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज होता है, तो आप यहाँ पे मे को किस में बदल देंगे? माइट में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ओके, लेट्स सी फोर्थ नंबर। लेट्स लेट्स नाउ वरी द हैड हैचेट, हैचेट, है ना, एंड वर्क फॉर एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। एडवांसमेंट का मतलब होता है उन्नति, इस और प्रगति के लिए, है ना। लेट्स वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द फैमिली, एडवांसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है, एडवांसमेंट ऑफ द स्टेट, है ना, और या एडवांसमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हमें चलिए लेट्स नाउ वरी द हैचेट, हमें जो भी कुछ, वरी द हैचेट का मतलब होता है जो पिछली पुरानी बातें हैं, झगड़े हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए, और वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री, और देश की उन्नति के लिए मिलकर काम करना है ना। जो पिछले झगड़े हैं हमारे, जैसे कोई पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस में कोई विवाद हो गया, वो कहते हैं कि लेट्स नाउ बरी द हैचेट, जो हमारी पुरानी जो झगड़े हैं या कुछ बातें हैं उनको हमको अब खत्म कर देना चाहिए, और उसको दफना देना चाहिए, और अब नई शुरुआत करनी चाहिए ना। तो इसका मतलब होता है अपन को सीज फाइटिंग बोल सकते हो आप, है ना, या मेक पीस, है ना, स्टॉप फाइटिंग मेक पीस, मतलब लड़ना बंद करिए, या स्टॉप क्वारलिंग, है ना, मेक पीस, है ना, स्टॉप क्वारलिंग भी हो सकता है, झगड़ा खत्म करो, है ना, और शांति बनाओ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, सीज फाइटिंग एंड मेक पीस होता है ना। इसका जो आंसर होता है, इसको आप ऐसे भी आ सकता है ना, सीज क्वारलिंग, है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, देखो सीज क्वारलिंग, है ना, लड़ाई बंद करिए, है ना, ये भी हो सकता है ना, स्टॉप क्वारलिंग ये भी हो सकता है, स्टॉप क्वारलिंग, स्टॉप क्वारलिंग एंड मेक पीस, एंड मेक पीस, और शांति बनाएंगे, है ना, ऐसे भी आ सकता है ना। तो किसी भी तरह आएगा तो आंसर क्या होगा? एक ही होगा, ये वाला, है ना। तो ये बिल्कुल ईडियम है, एक तरह से आप बोलेंगे मुहावरा है, इसका फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, ईडियम में क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट हैज नथिंग टू डू विथ इट्स लिटरल मीनिंग, है ना। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज नथिंग टू डू विथ इट्स लिटरल मीनिंग, पर इसका अपने शाब्दिक शब्दों के अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फाइट। नेक्स्ट देखिए, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ओके, देखिए किसी का राजनीति के लिए, आप राजनीति के पर्पस के लिए किसी की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं ना। किलिंग माना हत्या कर देना, और मर्डर का मतलब होता है हत्या, एक ही बात है। किलिंग करवा देना, मरवा देना, और या मर्डर कर देना फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक पर्पस से, तो उसको एसेसिनेशन बोलते हैं। एसेसिनेशन का मतलब होता है हत्या, हत्या, है ना। तो एसेसिनेशन, जैसे कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी उसको एसेसिनेशन बोल सकते हैं ना, पॉलिटिकल रीजन की वजह से तो मारा गया था नाथुराम गोडसे ने, है ना। तो आप उसको बोलेंगे एसेसिनेशन, है ना। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, है ना, किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण हत्या कर देना या किसी को मार देना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एसेसिनेशन, है ना, एसेसिनेशन कहलाता है। और देखो एक वर्ड है जेनोसाइड, है ना, टू किल, इसका मतलब होता है टू किल ऑल द पीपल, ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन, किसी पर्टिकुलर कास्ट के रिलीजन के लोगों का क्या कर देना? मर्डर कर देना, वो कहलाता है जेनोसाइड, है ना, हत्या। और एक होता है
होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन पर्सन या मर्डर ऑफ वन पर्सन, किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, है ना, किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के द्वारा हत्या करना क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है ना, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की हत्या कर देना होमिसाइड होता है। और सुसाइड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग, है ना, द एक्ट ऑफ किलिंग इंटेंशनली, या द एक्ट ऑफ किलिंग इंटेंशनली, या टू किल वन सेल्फ, है ना, ये भी बोल सकते हो, टू किल वन सेल्फ, है ना, खुद को मार लेना, है ना, ये भी बोल सकते हो, है ना। तो टू किल वन सेल्फ ऑन योर ऑन, है ना, खुद का खुद से ही मतलब मर्डर कर लेना या खुद की हत्या कर लेना, है ना, उसको भी क्या बोलते हैं अपन, सुसाइड बोलते हैं ना। सुसाइड सब जानते हैं, कोई भी खास बात नहीं है इसमें, लेकिन ये वर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। होमिसाइड क्या होता है आप याद रख लेना, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के द्वारा हत्या कर देना। दूसरा क्या होता है, टू किल ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन, है ना, किसी एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के या कास्ट के लोगों का मर्डर कर देना एक साथ, वो कहलाता है जेनोसाइड, है ना, जेनोसाइड, ठीक है ना। तो आपको याद रखना। और एसेसिनेशन होता है पॉलिटिकल रीजन के लिए मर्डर कर। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स टू बी टॉट, है ना, इनमें से कौन सा एक क्राइटेरियन नहीं है, क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड नहीं है, फॉर सिलेक्शन मान चुनने के लिए ऑफ लैंग्वेज आइटम्स टू बी टॉट, जो भी लैंग्वेज आइटम आपके द्वारा पढ़ाया जाना है उसके सिलेक्शन के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड नहीं है। तो आप इन चीजों को पढ़ते आए, देखो रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, और लर्नेबिलिटी मतलब सीखने की योग्यता, है ना, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, रेंज मतलब दायरा होता है ना। तो ये इसमें जो आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है कहीं पे, है ना, तो आंसर आपको पता है इसके बारे में ना, जानते ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इनमें से कौन सा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में सही नहीं है। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ CLT इज टू अनेबल द लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। सही कौन सा नहीं है ये देखना अपन को, तो इज नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू, ये तो सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ CLT इज टू अनेबल द लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, है ना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो मुख्य गोल है कि वो जो अधिगम करता है उसको संप्रेषण कौशल में महारत दिलाए, या उसे इस योग्य बनाए कि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें या उससे संप्रेषण कर सके, है ना। टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है जो भाषा आप विदेशी भाषा सीख रहे हैं, जैसे अपन इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश इज अ टारगेट लैंग्वेज फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया इफ दे आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, है ना। दिस अप्रोच यूजेज अ टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, नो, in CLT you do not use a textbook to teach English language, use your lesson plan, don't use textbooks में लिखा होता है don't use textbook, use your lesson plan, आप अपना lesson plan यूज करिए, टेक्स्ट का यूज मत करिए, अभी तक तो ये गलत है। लैंग्वेज लर्नर्स इन CLT लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंटरेक्शन वन अनदर टीचर, लैंग्वेज लर्नर्स इन CLT लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंटरेक्शन, लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं ना, इंग्लिश क्या नाम है, CLT में वो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस एक दूसरे से बात करके, या वन ऑन अदर टीचर या एक दूसरे टीचर से बात करके वो क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लर्नर्स टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद पीयर्स एंड टीचर्स, टीच टॉपिक विच एनकरेजेस लैंग्वेज स्किल्स रिलेटेड टू वेरियस सिचुएशंस, बिल्कुल सही बात है। लर्नर्स टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात करते हैं विद पीयर्स, पीयर्स का मतलब होता है सहपाठी है, उसके जो सहपाठी है ना, कलीग्स हैं उनके, एंड टीचर्स माने अध्यापकों के साथ, बिल्कुल सही है। टू टीच टॉपिक विच एनकरेजेस लैंग्वेज स्किल्स रिलेटेड टू वेरियस सिचुएशंस, हाँ ये इसी का पार्ट है, और ये आंसर आपका जो हो जाएगा इसका है ये वाला, दिस अप्रोच यूजेस अ टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करती है, ये बिल्कुल सही है ना, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है इसके बारे में बात, है ना। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ट्रू विद रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड, है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में सही नहीं है ना, आप देखिए, इज नॉट करेक्ट या ट्रू, एक ही बात है। लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, है ना, मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, है ना। लैंग्वेज इज लर्न, अभी तक तो यही गलत है, देखो लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन होती है ऑडियो लिंगुअल मेथड में, है ना, लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन नहीं, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। दूसरा, लैंग्वेज इज लर्न कॉन्टेक्चुअली, कॉन्टेक्चुअली सीखी जाती है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज इज लर्न यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, बिल्कुल सही बात है ना, इट दिस मेथड फॉलोज
द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, इट फॉलोज, इसमें सिखाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। रेपिटेशन एंड ड्रिलिंग है ना, रेपिटेशन मान पुनरावृत्ति, ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास, आर कॉमन एज लैंग्वेज लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ द हैबिट स्टेटमेंट है ना, कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो हैबिट की स्थिति का पार्ट है, हैबिट आदत वाला हिस्सा है, ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन नहीं है, ये गलत बात है। इसका जो सही क्या होगा, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन होता है, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, ये बात सही है। और इसमें क्या किया उन्होंने, नेगेटिव बना दिया कि लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, जो कि गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द टीचर हु इज प्रोवाइडिंग रिमेडियल टीचिंग मस्ट अंडरस्टैंड द लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिल्कुल सही बात है। जो टीचर बच्चों को रिमेडियल उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने जा रहा है या उनको उपचारात्मक शिक्षण करा रहा है, उसे उनकी वीकनेस का और उनको स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी तो वो after that he will be able to plan remedial teaching. If he knows their strength or weakness, if he knows the strength or weakness of a learner, then only he can prepare a perfect remedial teaching plan, है ना, remedial teaching plan तैयार कर सकते, ठीक है ना। the people need remedial teaching are generally talented learners, जो भी people need remedial teaching talented होते हैं क्या, नहीं, वो तो क्या बैकवर्ड होते हैं ना, उनको बोल सकते हो आपकी लैंग बिहाइंड होते हैं ना, वीक होते हैं ना, उनको होती है आवश्यकता। तो अभी तक तो ये सही है, पीपल्स नीड रिमीडियल टीचिंग टेम्परली लो एकेडमिक अचीवर्स, है ना, बिल्कुल सही बात है। वो टेम्पोरली लो एकेडमिक अचीवर्स होते हैं, वो बहुत कम उपलब्धि हासिल कर पाते हैं शैक्षणिक क्षेत्र में, है ना, तो उनके लिए अपन तैयार करते हैं। रिमीडियल टीचिंग हेल्प्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, ये सकारात्मक मनोदशा लर्नर के मध्य या लर्नर के अंदर विकसित करती है, उसमें मदद करती है ना। तो जो आंसर हो जाएगा वो होगा, टैलेंटेड लर्नर नहीं होते वो ना, वो तो लैग बिहाइंड होते हैं ना, पिछड़े होते हैं ना कहीं पिछड़ जाते हैं ना। तो ये आपका आंसर था, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, है ना। तो ये आपके 9 क्वेश्चंस थे और मैंने आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और डेफिनेटली हम आपको आंसर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।